तो उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर के हमने अपनी क्लासेस प्रारंभ की थी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन आप लोगों को करवा रहा हूं। और मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में ये सबसे कारगर क्लासेस हैं आप सभी की, जहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई व्यापक जानकारी आप सभी को मिलेगी। डिटेल से पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाता जाऊंगा। मेरे साथ आप सभी नोट्स बनाते जाइएगा। तो आज ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण करना सीखा था। हमने उत्तर प्रदेश को देखा था कि कितने मंडल हैं, कितने जिलों में बटा हुआ है, इन सब चीज़ों की चर्चा हुई थी। मैंने बहुत अच्छे से सारे मंडल और सारे जिले आपको लिस्ट करवाए थे। तो राजनीतिक एक तरीके से पॉलिटिकल मानचित्रण हमने कर लिया था। आज हम एक तरीके से उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन करेंगे या भौतिक विभाजन करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश का एक तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पिछले सेशन में करवाया था, आज के सेशन में हम फिजिकल मतलब देखेंगे कि प्राकृतिक तौर पे उत्तर प्रदेश किस तरीके से विभाजित है, उच्चावच की दृष्टिकोण से या फिर जो आपके प्राकृतिक क्षेत्र हैं उस आधार पर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो आज के सेशन में ये पढ़ेंगे, हम समझने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास ये जो मानचित्र है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्र है। तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक मानचित्रण आप मेरे साथ करने जा रहे हैं और आप लोग भी आराम से समझते जाइएगा एक एक करके। बहुत कठिन नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है और मैं आपको तथ्य सारे बता दूंगा, फैक्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो अभी लिख सकते हो, पेन कागज लेकर के नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट नोट्स से क्या होता है, रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको A to Z जितने भी महत्वपूर्ण आपके तथ्य हो सकते हैं वो सारे तथ्यों को कवर करने का प्रयास करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास में जितना भी समय आप यहाँ पे रहेंगे इसमें आप सारी चीज़ों को याद करते चले जाएं, आपको चीज़ें याद होती चली जाएं। ठीक है, तो आपको मैं याद भी करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्रण को समझते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, आप देख रहे हैं। अब इसी मानचित्र को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और देखते चले जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको ये मानचित्र दिख रहा होगा, वैसे मैं इसकी आउटलाइन बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मानचित्र है, मैं आउटलाइन बना देता हूँ। और आप लोग भी एक बार उत्तर प्रदेश का मतलब आउटलाइन बनाना तो आपको सीख लेना चाहिए कि एटलीस्ट आप बना लें। ठीक है, आपको पता है कि सिंहाकार है उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है वो सिंह के आकार का है, तो सिंहाकार मानचित्र है। ठीक है, आकार जो है सिंह के आकार का है। चलिए, हाँ ये रहा। ठीक है, मैं एक बार इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं और फिर इसके बाद आपको प्राकृतिक मानचित्रण हम लोग क्रम से देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक मानचित्रण मुझे लगता है संभवतः आपको याद हो गया होगा, कहाँ पे कौन से मंडल हैं, कौन से ज़िले हैं, किस मंडल पे कितने ज़िले हैं, ये वाली लिस्टिंग मैंने करवाई थी आपको। अभी आगे पॉलिटिकल में आगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार प्राकृतिक तौर पे उत्तर प्रदेश को समझ लोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, आसानी से समझ लोगे। देखो, जब उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था यानी सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक तौर पे 3 भागों में विभाजित किया जाता था। आज भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भी आपको उत्तर प्रदेश को 3 भागों में ही विभाजित किया जाता था। ठीक है, वर्तमान में भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है और पहले भी 3 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता था। पहले जो है जब उत्तराखंड नहीं बना हुआ था, यदि मैं तब की बात करूं तो पहले पर्वतीय क्षेत्र था, ये जो आपका हिमालय का शिवालिक पर्वत श्रेणी है आपकी, है ना, तो पर्वतीय क्षेत्र था। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये पूरा का पूरा जो गढ़वाल, हिमायू, कुमायूं, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहले उत्तर प्रदेश में ही आता था। ठीक है, तो पहले पर्वतीय क्षेत्र था, इसके बाद मैदानी क्षेत्र था, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और नीचे जो है आपका अपलैंड एरिया था, यानी कि पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी रेंज का थोड़ा सा विस्तार है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पे और थोड़ा सा आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मथुरा वाला क्षेत्र है ये आपका लगता है सीमा साझा करता है राजस्थान से। तो थोड़ा सा राजस्थान का कह सकते हैं कि भारत में जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपका मथुरा क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है यदि हम वर्षा के हिसाब से वितरण करें, पर आमतौर पे उत्तर प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, एक बार यहाँ पे मैं बनाऊंगा,
ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी इस लाइन को जरूर से जरूर आप भी उसी हिसाब से करें। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो ये है आपकी पहली लाइन। देखो अब तो पर्वतीय क्षेत्र सारा उत्तराखंड के पास है, सारा पर्वत आपका हिमालय पर्वत श्रेणी जितनी भी है उत्तर प्रदेश के पास है, उत्तराखंड के पास है, माफ कीजिएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है बल्कि भाभर और तराई का क्षेत्र है, भाभर। अब ये भाभर क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। भाभर और तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, दो अलग अलग क्षेत्र हैं, भाभर क्षेत्र अलग है, तराई क्षेत्र अलग है। मैं यहाँ पे यदि एक और लाइन खींच दूँ, एक और बेल्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ तो आपको तराई समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मान लीजिए भाभर क्षेत्र है, इसी के जस्ट नीचे आपका तराई वाला रीजन है। तराई वाला ये लगा हुआ क्षेत्र है, थोड़ा सा मानचित्र में ऊपर नीचे बन सकता है, बट भाभर जो है आपका पथरीला कंकरीला है ना, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर वाला क्षेत्र है। ये कह सकते हैं कि नदियों का पर्वत पादीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे नर्मद का। तो ये आपका ये वाला भाभर रीजन है और ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है तराई क्षेत्र है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं, बीच में ये आपका पूरा का पूरा मैदान है। यहाँ पे गंगेटिक प्लेन है आपका, गंगा यमुना का दोआब है, तो गंगेटिक प्लेन है आपका, अवध प्लेन है, गोमती प्लेन है, घाघरा प्लेन है ना, जितनी भी नदियां आई हैं इन सभी नदियों का प्लेन वाला क्षेत्र है। और ये पूरा का पूरा आपका हरित प्रदेश भी इसे कहा जाता है, आपका हरित प्रदेश है। और यहाँ पे जो है उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सेंटर वाला जितना भी क्षेत्र है आपका वो कैसा है, यदि मैं मध्य ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट आपका, ठीक है, यहाँ से हम इसको विभाजित कर देते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा ये वाला जो बेल्ट है ये थोड़ा अर्ध शुष्क है, इधर का बेल्ट है आपका, ये राजस्थान से लगा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से ये वाला बेल्ट आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा अर्ध शुष्क क्षेत्र है। बाकी जो है आपका ये वाला क्षेत्र जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये वाला इसके ऊपर का ये जितना भी है ये तो आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपका मैदान है। मैदानों का निर्माण किन्होंने किया है, नदियों के द्वारा किया गया है। गंगा यमुना दो मुख्य नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, सभी जानते हैं। घाघरा है, गंडक है, गंडक तो बिहार में पड़ती है, गोमती है यहाँ पे है ना, रामगंगा आपकी उत्तराखंड में पड़ती है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ उनके द्वारा, गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा ये पूरा का पूरा गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र, ये आपका इसको बोलते हैं आप मैदानी क्षेत्र है आपका, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र पहला हो गया आपका भाभर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र। तीसरा जो आपका बेल्ट है, तीसरा ये वाला पूरा देख रहे हैं ना, ये आपका अपलैंड एरिया है, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, ये पूरा का पूरा आपका अपलैंड एरिया है। ठीक है, यानी कि पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। तो ये तीन भागों में उत्तर प्रदेश को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तीन भागों में, तीन भौतिक विभागों में उत्तर प्रदेश को हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। पहला है भाभर और तराई क्षेत्र। तो भाभर अलग है, भाभर क्या है आपका पर्वत पादीय क्षेत्र है। देखिए समझने का प्रयास करिए, मैं आपको एक बार भाभर समझाता हूँ। देखो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैंने हिमालय को आपकी क्लासेस में ऑनलाइन बैच में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो आप हिमालय को देखेंगे तो पहले आपकी ट्रांस हिमालय है, मतलब हिमालय के उस पार का क्षेत्र, तिब्बत वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेट हिमालय है, बृहत हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है और फिर शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अब देखो ये जो हिमालय है यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, है ना, ये एक तरीके से जल का स्रोत है ना, ताजे जल का स्रोत है। यहाँ पे जो है 4000 मीटर से ऊपर की जितनी भी पर्वत चोटियाँ हैं सारी बर्फीली हैं। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जब इन क्षेत्रों से निकलती हैं तो निकलते समय इन पर्वतीय क्षेत्रों से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े बोल्डर्स अपने साथ लेकर के आती हैं। पहले तो अवसाद लाती हैं, गाद लाती हैं, सिल्ट लाती हैं, ये सब कुछ लेकर के आती हैं, साथ साथ बोल्डर्स भी लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर जो ये पर्वत पादीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई यहाँ पे नदी निकलती है तो अपने साथ यहाँ पर ये वाला जो बेल्ट है नीचे वाला, यहाँ पे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, कभी भी आप नदी का पर्वत वाले क्षेत्र में कभी जाइए, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, या फिर आप उत्तराखंड भी जाते हैं तो पर्वत पादीय क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। तो दरअसल नदियाँ अपने साथ लेकर के आती हैं, धीरे धीरे अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो है वो अपक्षय, अपर्दन और ये प्रक्रियाएं जो हैं, तो इसी क्षेत्र में बहुत सारी नदियों के द्वारा
ये क्षेत्र में बड़े बड़े पथरीला क्षेत्र होता है, पूरा का पूरा पथरीला क्षेत्र होता है, पर्वतीय कंकड़ और पत्थरों से निर्मित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आपका भाभर क्षेत्र, भाभर क्षेत्र। ठीक है, यहां पे नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं, नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि पत्थर के नीचे आप खुश हो जाइए, कोई नदी आएगी तो नदी आकर के पत्थर के नीचे जो है उसका पूरा का पूरा पानी जो है जमा हो जाएगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा कैसा है? विलुप्त होता है यहाँ पे, और नदियां यहाँ पे विलुप्त होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका भाभर क्षेत्र है। भाभर के बाद जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पे फिर अचानक नदियां बाद में निकलती हैं। आप खुद सोचिए, इस पत्थर वाले क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाएंगी और फिर नदियां कहीं ना कहीं तो बाहर जाकर निकलेंगी। तो पूरा का पूरा दलदली में क्षेत्र है, दलदली जहाँ पे पानी बहुत सारा होता है, वो नदियां आकर के मिल जाती हैं। नदी एक तरीके से यहाँ पे भाभर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और इसके बाद तराई वाले क्षेत्र में, जो तराई वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे आकर के प्रकट हो जाती है। तो ये एक तरीके का दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, महीन अवसादों से निर्मित क्षेत्र है। ठीक है, तो महीन अवसादों से निर्मित ये आपका तराई वाला क्षेत्र होता है, तराई महीन अवसादों से निर्मित दलदली क्षेत्र है ना। तो ये आर्द्रता युक्त क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? आर्द्रता युक्त क्षेत्र, तराई रीजन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, चूंकि आपको पता है उत्तराखंड में आपका पूरा का पूरा कुमायूं बेल्ट है और आपका गढ़वाल बेल्ट है, फिर नेपाल पूरा हिमालयी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में ये एक तो भाभर प्रदेश पड़ रहा है और दूसरा आपका तराई क्षेत्र पड़ रहा है। ठीक है, क्या होता है भाभर, क्या होता है तराई, शायद आप समझ गए होंगे। भाभर प्रदेश किसी भी नदी का पर्वत पादीय क्षेत्र होता है, जहां पे बड़े बड़े पथरीले कंकरीले पत्थर होते हैं जो पर्वतीय कंकड़ों से निर्मित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद नदियां जो है तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं, जो कि पूरी तरीके से दलदली क्षेत्र होता है, जल भराव वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है गाद मिट्टियां लेकर के मिट्टी आकर के जमा करती रहती हैं, महीन अवसादों से निर्मित होती रहती हैं। ये क्षेत्र आपका क्या है? भाभर और तराई वाला प्रदेश। ठीक है, ये आपकी दूसरी बात हो गई। अब इसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका जो है, ये बोलते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। नंबर 1 आपका क्या है? ये मैंने भाभर और तराई बता दिया। नंबर 2 आपका है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यमुना भी आपको पता है कि गंगा नदी तंत्र की ही है, का मैदानी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। यहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, दोनों प्रकार की जलोढ़ यहाँ पे पाई जाती है। आपको पता है नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर कहते हैं। तो खादर और बांगर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र है आपका पठारी क्षेत्र। देखो इसको दो भागों में बांट देते हैं हम लोग। पहला तो है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार प्राचीनतम नीच चट्टानों से बनकर निर्मित है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है पठारी क्षेत्र में, लेकिन अभी इस साल तो थोड़ा सा लालीना का प्रभाव है और खूब बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। तो वर्षा लेकिन पठारी क्षेत्र में यहाँ पे बुंदेलखंड में कम होती है, मतलब औसतन वर्षा देखें बाकी सभी क्षेत्रों से तो 100 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। दूसरा है बघेलखंड का पठार आपका। ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का भी क्या है? विस्तार है। ये वाला बांदा वाला क्षेत्र है ना आपका, बांदा क्षेत्र हो गया, चित्रकूट मंडल जो आपका, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का भी विस्तार देखने को पाया जाता है। महोबा हो गया, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका। तो अब चलिए किसमें कितने जिले आते हैं एक बार बता देते हैं। ये जो पूरा का पूरा भाभर क्षेत्र है आपका, भाभर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, सहारनपुर जिला, पीलीभीत जिला, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैंने आपको पहले बताया था। ये सारे जिले पिछली क्लास में मैंने आपको राजनीतिक मानचित्र में बताया, एक बार मानचित्र में जाके देख लीजिएगा। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, ये सारे क्षेत्रों तक विस्तृत है आपका कौन सा क्षेत्र? भाभर क्षेत्र, जो कि पर्वतीय और कंकड़ पत्थरों से बनके बना होता है। दूसरा है आपका तराई वाला क्षेत्र। तो तराई वाला क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र है और ये आपका पूरा का पूरा गोरखपुर वाला क्षेत्र। यहाँ पे गोरखपुर मंडल था ना आपका पूरा का पूरा। अब आप याद करिए, पिछले क्लास में मैंने इसीलिए पूरे के पूरे जिले पढ़ाए क्योंकि अब जिलों का नाम बार बार आएगा आपका। तो गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। ये सारे क्षेत्र जो हैं आपके क्या हैं?
तराई क्षेत्र भी हैं। तो कई सारे क्षेत्रों में जिनका विस्तार ज़्यादा है वहाँ पे भाबर और तराई दोनों हैं, है ना। जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर हो गया आपका, तो इन सब क्षेत्रों में भाबर भी है, तराई क्षेत्र भी है। तो कई क्षेत्रों में केवल और केवल तराई क्षेत्र ही है। लाइक गोरखपुर आपका तराई क्षेत्र है, महाराजगंज हो गया आपका, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। अब यूपी का मानचित्र आपको जिले आपके आंखों के सामने तैरने चाहिए, इसीलिए पिछली क्लास में मैंने करवाया था और आपने अभी तक रिवाइज करके याद कर लिए होंगे, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र आपको आराम से समझना है। आपको पता है कि ये आपका सहारनपुर है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर से लेकर के पूरब में ये देवरिया और कुशीनगर वाला क्षेत्र जो बिहार बॉर्डर से लगता है, यहां तक पतली पट्टी है आपकी, भाबर और तराई दोनों की पट्टी है पूरी के पूरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्षेत्र कैसे है, कहां से कहां तक है? सहारनपुर से लेकर सहारनपुर, है ना, सहारनपुर शामली, है ना, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पे है आपका देवरिया, देवरिया बिहार बॉर्डर में लगता है। देवरिया, कुशीनगर भी बिहार बॉर्डर में लगता है, गोपालगंज से सीमा साझा करता है बिहार के। तो ये वाला पूरा का पूरा बेल्ट आपका क्या है? भाबर और तराई क्षेत्र है। और बना कैसा है? शिवालिक पहाड़ियों से सटा हुआ है। शिवालिक पहाड़ियां आपकी कहाँ है? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो वहां से नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाए गए हैं उनसे ये निर्मित है। और लगभग इसका मतलब आप एक चीज देखिए, यहां पे चौड़ा ज्यादा है, मतलब ये पश्चिम वाले क्षेत्र में लगभग 34 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी पूरी की पूरी। और जैसे जैसे यहां जाता है थोड़ा पतला होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है। तो पश्चिम में 34 किलोमीटर चौड़ा है, पूर्व की ओर बढ़ने पर सकरा होता चला जाता है। क्या होता है? पूर्व की ओर बढ़ने पर ये लगातार सकरा होते हुए चला जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, भाबर क्षेत्र में आपको पता है नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती हैं। और यहां पे नदियां जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख जैसी आपकी नदी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। नवीन मिट्टी लेकर के आती हैं और फिर उससे औषधि जो संरचनाएं बनती है भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु बनते हैं। तराई क्षेत्र के बारे में मैंने बताया कि भाबर के दक्षिण में जो अवस्थित क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र है, इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी और गाद वाला क्षेत्र कहा जाता है, महीन अवसादी वाला क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए भाबर वाले क्षेत्र से जब नदियां आती हैं तो छोटे छोटे अवसादों को लेकर के आती हैं। भाबर वाले क्षेत्र एक तरीके से फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, फिल्टर कर देता है। और इस क्षेत्र में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है, वनस्पतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जंगलों से या घासों से ढका होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 80 से 90 किलोमीटर भी चौड़ाई वाला क्षेत्र होता है और कहीं पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये तराई वाले रीजन को गवर्नमेंट जो है यूज भी कर रही है। तो तराई क्षेत्र आपका क्या है? जो है पूरी तरीके से आर्द्रता युक्त है और यहाँ पे बहुत मतलब जंगली क्षेत्र है, एक तरीके से घासों से दबा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भी बहुत सारी फसलें होती है। भाबर क्षेत्र में एग्रीकल्चर योग्य क्षेत्र नहीं होता भाबर क्षेत्र, पर तराई वाले क्षेत्र में धान की फसल की जा सकती है, गेहूं और गन्ने की फसल की जा सकती है। ये फसलें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये भाबर और तराई से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग गंगा वाले क्षेत्र को, गंगा यमुना दोआबी क्षेत्र को। देखिए, गंगा यमुना दोआबी क्षेत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है, मैं इसको भी 3 भागों में विभाजित करूंगा। पहला तो ये वाला रीजन, ठीक है, ये गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है। ठीक है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। फिर गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान, ये आपका मध्यवर्ती है, ये है ऊपरी, ये है आपका मध्यवर्ती। और तीसरा है आपका गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो इसको भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। गंगा यमुना का उत्तरी मैदान, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। ध्यान रखिएगा, ये मैदान पूरी तरीके से गंगा और यमुना के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है इस पूरे क्षेत्र में ये बना हुआ है। लगभग गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है ये लगभग 500 किलोमीटर तक क्षेत्र है, 500 किलोमीटर तक लंबा क्षेत्र है और 80 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। 500 किलोमीटर तक लंबा क्षेत्र है और 80 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है आपका। और
इसका भी विस्तार जो आपका ये पूरा का पूरा बेल्ट है ना, यहाँ पे आपका मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर से नीचे वाला ये जो पूरा ये मुजफ्फरनगर में मैदानी क्षेत्र आपका प्रारंभ हो जाता है। एटलीस्ट एक तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश का जैसे सहारनपुर जिला हो गया, बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस, मथुरा। अब आपको जिले पता है कि पश्चिम में कौन से जिले पड़ते हैं, मध्य में कौन से जिले पड़ते हैं और आपके पूरब में कौन से जिले पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से आपको इसको डाइवर्ट बना लेना है। पूर्वी मैदान में जैसे बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बलिया हो गया, मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, भदोही हो गया। आपको मतलब पता होनी चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश का पूर्व मैंने आपको विभाजित करके कल बताया था, मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको सारी चीजें इसीलिए बता दी हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका एक जानकारी है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्यवर्ती गंगा मैदान और पूर्वी गंगा मैदान। और तीसरा ये नीचे वाला क्षेत्र जो है आपका, ये आपका पठारी क्षेत्र है, अपलैंड एरिया है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार ये दोनों विस्तृत हैं। बघेलखंड का पठार आपका फिर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और फिर जाके छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में वहां तक विस्तृत है बघेलखंड का पठार आपका। ठीक है, और ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। दक्कन प्लेटू जो आपका मध्यवर्ती भारत है उसी का ये विस्तार है। ध्यान रखिएगा, यहां पे इस वाले क्षेत्र में यमुना नदी तंत्र से जुड़ी हुई नदियां बहुत सारी बहती हैं। जैसे केन नदी का नाम आपने सुना होगा। केन नदी आपकी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और फिर केन हो गई, बेतवा हो गई, ये पन्ना वाले क्षेत्र में जो पन्ना आपका बायोस्फीयर क्षेत्र है ना, वहां से केन नदी ही आती है। बेतवा नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, ये सारी नदियां हैं जो कि पूरा का पूरा ये क्षेत्र को पूरी तरीके से विकसित करती हैं, बनाती हैं। तो ये दक्कन क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम आती है। और यदि हम दक्कन ये पूरे पठारी क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है। झांसी का नाम सुना है आपने, जालौन का नाम सुना है, हमीरपुर का नाम सुना है, महोबा का नाम सुना है, चित्रकूट का नाम सुना है, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, प्रयागराज के भी कुछ क्षेत्र आपके यहाँ पर, कुछ क्षेत्र प्रयागराज के जैसे मेजा और करछना तहसीलें ये सारी इसमें जुड़ी हुई हैं। मिर्जापुर तथा चंदौली के भी कुछ जिले यहां से जुड़े हुए हैं, कुछ वो तहसीलें जुड़ी हुई हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण से यहाँ पे फसलें भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। वही ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं इस तरीके से कुछ फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। तो वो जलवायु वाले चैप्टर में बाद में मैं पढ़ा दूंगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन था। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विभाजन मैं आपको बता चुका हूं, यह उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन था। भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, 3 भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित करते हैं। याद कर लो, रट लो। इसके अलावा और आपको कोई दुविधा हो, दिक्कत हो तो बताओ। याद भी हो गया होगा, एटलीस्ट इतनी बार मैंने आपको रिवाइज कर दिया है ना। अब इसको याद कर लो, मेंस में पूछ ले तो मेंस में लिख डालना। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और पीटी के लिए भी आपको कुछ पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। भाबर पूछ लेता है, खादर पूछ लेता है। देखो खादर क्या है, आपकी नवीन जलोढ़ है। खादर आपकी क्या है, नवीन जलोढ़। ठीक है, बांगर आपकी क्या है, प्राचीन जलोढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नदियों के द्वारा जो नवीन गाद लाई जाती है उसकी परत जो है खादर है। और अब ये आपकी नवीन जलोढ़ है, नवीन, और ये आपकी क्या है, प्राचीन। ये आपको ध्यान रखना है, नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़। तो ये तो देखिए हो गया आपका एक बात, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन से जुड़ी हुई ये आपकी क्लास थी और मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करा दी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में बताइए और सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो बच्चे भी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। और सब तक जानकारी और सूचना पहुंचाने का आप सभी का काम है। सब तक शेयर करिए, सब तक साझा करिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है।